नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गणित विषय के अंतर्गत चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 पूर्णांक। और इस अध्याय में आने वाली जितनी भी कॉन्सेप्ट हैं, अवधारणाएं हैं, उनको हम विस्तार से डिस्कस करेंगे ताकि जब आप एक्सरसाइज के प्रश्नावली के प्रश्न हल करें तो वे प्रश्न आप आसानी से हल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। अध्याय 1, इसका नाम है पूर्णांक। ठीक है ना। अब पूर्णांक जानने के पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। जैसे आप किसी भी समूह में वस्तुओं को गिनते हैं तो क्या करते हैं, हम गिनती 1 से शुरू करते हैं, है ना। 1, 2, 3, 4, 5 और इसी प्रकार से आगे, है ना। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम गणित की भाषा में बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्याएं। इन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं और इंग्लिश में इनका नाम है नेचुरल नंबर। क्या नाम है? नेचुरल नंबर। ठीक है। अब क्या होता है कि एक ऐसा कोई पात्र होता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब जो कुछ भी नहीं है तो उसे गणित की भाषा में हम शून्य के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जब इस प्राकृत संख्याओं के समूह में हमने शून्य को भी शामिल कर लिया, है ना, इस प्रकार से शून्य, 1, 2, 3, 4 और इसी प्रकार से और आगे, तो इन्हें हम अब बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर्स। क्या बोलेंगे? होल नंबर्स। ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाती है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1, है ना। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या परिभाषित नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार से सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या परिभाषित नहीं है, मतलब अनंत है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड। ओके, चलिए अब प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। अब हम बात करते हैं पूर्णांक की, है ना। तो पूर्णांक क्या होता है? संख्याओं का एक ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि धनात्मक संख्याएं होती है, मतलब पॉजिटिव, और ऋणात्मक संख्याएं भी होती है, साथ में जीरो भी शामिल होता है। तो उसे हम कहते हैं पूर्णांक। ध्यान रखिए, पूर्ण संख्या और पूर्णांक में अंतर है ना। पूर्ण संख्या और पूर्णांक में अंतर है, दोनों अलग अलग चीज हैं। पूर्ण संख्या आप देख रहे हैं 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, है ना। इस प्रकार से जो होती है सारी जितनी संख्या होती है 0 से स्टार्ट करके 0, 1, 2, 3, 4 से लगा के जितनी भी सब संख्या होती है वे कहलाती है पूर्ण संख्याएं, जिसे हम कहते हैं होल नंबर। क्या बोलेंगे? होल नंबर्स। ओके। और पूर्णांक के अंतर्गत क्या होता है कि सारी पूर्ण संख्या होती है, साथ में ऋणात्मक संख्याएं होती है। यानी पूर्णांक के अंतर्गत ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य भी शामिल होता है। चलिए इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। इसे एक संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित कर देते हैं। इसे मान लिया ये आपकी संख्या रेखा है, ठीक है। और इसके बीच में हम 0 इंडिकेट करते हैं। अब 0 के जब दाईं ओर चलते हैं, है ना, इस तरफ जब दाईं ओर चलेंगे हम, तो क्या होगा कि दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो दाईं तरफ क्या होते हैं? यहाँ होते हैं धनात्मक संख्या होती है ना, यानी जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव। ठीक है। और जब 0 के बाईं ओर जाते हैं, है ना, 0 के हम बाईं ओर जाते हैं तो ये संख्या होती है ऋणात्मक, यानी नेगेटिव। तो यहां से हम चलेंगे तो क्या आ जाएगा? -1, -2,
इसी प्रकार से -3 -4 है ना, ये -5, ठीक है। इस प्रकार से अनंत तक की संख्याएं चली जाती है। तो बाईं ओर क्या होता है कि जो संख्या होती है वे होती है नेगेटिव यानी ऋणात्मक होती है। कैसे होती है? ऋणात्मक, है ना, ये आप ध्यान रखेंगे, ऋणात्मक होती है। अब जीरो क्या है? धनात्मक है? जी नहीं, जीरो न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक है। समझ रहा ना? जीरो क्या है? न ही धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो जीरो के बाईं ओर चलेंगे तो संख्या होती है ऋणात्मक, और जीरो के जो दाईं ओर चलती है तो ये संख्या होती है धनात्मक। आप ध्यान नहीं देना हमेशा कि जो संख्याएं दाईं ओर होगी, इस संख्या रेखा देख लीजिएगा, जो संख्या दाईं ओर होती है वह हमेशा बड़ी होती है। समझ रहे ना? दाईं ओर वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है। जो भी संख्या होगी दाईं ओर, वह संख्या हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी। किससे? बाईं ओर वाली से, है ना, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि दाईं ओर की संख्या हमेशा बाईं ओर से बड़ी रहती है। जीरो हमेशा ही ऋणात्मक जो संख्या होती है, माइनस वाली संख्या होती है, नेगेटिव संख्या होती है, उनसे बड़ा होता है, ठीक है ना, ये बड़ा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ऋणात्मक मान में क्या होता है और समझ लें, जैसे मान लिया आया है -100 और आया है -1। अब दोनों बड़ा कौन है? तो दोनों बड़ा कौन है? एक -1 जो है ये बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी बड़ा पूर्णांक कहलाएगा। तो ये जो सारा समूह कहलाता है ना, देखिए जीरो आ गया, धनात्मक संख्या आ गई, ऋणात्मक संख्या आ गई, इस पूरे समूह को हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलेंगे? इस पूरे समूह को हम बोलेंगे पूर्णांक यानी इंटीजर्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पूर्णांकों के जोड़ की, है ना। तो देखिए, पूर्णांकों के जोड़ को करने के पहले हम जान लेते हैं चिन्हों के नियम, है ना। हम क्या जानेंगे? चिन्हों के नियम। तो हम पूर्णांकों के जोड़ करते हैं तो पूर्णांक के जोड़ 4 टाइप के होते हैं। कितने होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कि हम दो संख्याओं की बात कर रहे हैं तो या तो क्या होगा, दोनों संख्याएं प्लस वाली होगी, ठीक है ना, दोनों संख्या क्या होगी? प्लस वाली होगी, या दोनों ही संख्याएं माइनस वाली होगी, ठीक है। अब तीसरे प्रकार का जो जोड़ आता है वो आ सकता है कि पहली संख्या धन वाली हो और दूसरी संख्या ऋण वाली हो, और अगली स्थिति में ऐसा हो सकता है कि पहली संख्या ऋण वाली हो और दूसरी संख्या धन वाली हो। बस ये जोड़ की जो है 4 कंडीशन होती है ना, 4 के अलावा 5वीं कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। तो इनके नियम क्या है वो हम देख लेंगे। देखिए, हम देख रहे हैं कि यहाँ जो प्लस प्लस हैं और माइनस माइनस हैं, ये चिन्ह कहलाते हैं समान चिन्ह कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? समान चिन्ह कहलाएंगे ना, एक जैसे हैं, तीनों हम कहते हैं समान चिन्ह, ठीक है। और एक प्लस है, एक माइनस है, एक माइनस है, एक प्लस है, तो यदि इस प्रकार के चिन्ह आएंगे तो इन्हें हम कहते हैं असमान चिन्ह, क्योंकि ये एक जैसे नहीं है, अलग अलग हैं, तो इन्हें हम कह देते हैं असमान चिन्ह, ठीक है ना। तो अब यह क्या हो गया है कि पूर्णांक के जोड़ रहते हैं, उस जोड़ के अंतर्गत चिन्हों के नियम क्या है कि समान चिन्ह जुड़ जाते हैं और चिन्ह वही आता है। वही मतलब यहाँ जो है वही आएगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। क्लियर? अब दूसरा नियम क्या होता है असमान चिन्हों के लिए? तो यदि चिन्ह असमान होते हैं तो क्या करेंगे कि बड़े संख्यात्मक मान में से छोटे संख्यात्मक मान वाली संख्या को हम घटा देते हैं और बड़ी जो संख्या का चिन्ह होता है वह चिन्ह हम लगा देते हैं। क्लियर? चलिए अब इसको हम प्रैक्टिकल रूप से समझ लेते हैं। जैसे हमने लिया दोनों प्लस प्लस लिया, हमने संख्या ली 4 धन 5, ठीक है ना। किसी भी संख्या के बाईं ओर कोई चिन्ह नहीं है, इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यानी 4 क्या है? प्लस वाला है, धनात्मक है, ठीक है।
अब दोनों चिन्ह कैसे हो गए, समान हो गए, तो 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया। ये लिख दिया हमने। हमारा नियम क्या था कि समान चिन्ह जुड़ते हैं और चिन्ह वही आता है। वही यानी यहाँ कौन सा आ रहा है, प्लस है ना, तो यहाँ प्लस आ गया। आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का चिन्ह है। क्लियर। चलिए अब दूसरी कंडीशन क्या आती है कि दोनों ही चिन्ह माइनस माइनस वाले हों। तो मान लिया कि हमने एक संख्या ली है -5 और दूसरी ली है -7, है ना। अब जोड़ की बात कर रहे हैं तो इस प्रकार से ये संख्या लिखी जाएगी 5 धन -7। अब दोनों चिन्ह जो आते हैं तो माइनस वाली संख्या को हम क्या करते हैं, कोष्टक के अंदर लिख देते हैं। यानी चलो फिर से हम लिख लेते हैं कि -5 प्लस ब्रैकेट में -7, इस प्रकार से, है ना। एक प्लस और माइनस आता है, तो जब इस प्रकार की कंडीशन होती है तो माइनस वाली संख्या को हम लिखते हैं कोष्टक के अंदर। यानी हम प्लस कर रहे हैं, है ना। क्रिया कौन सी कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तुम देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 का भी जो साइन है वो माइनस है और 7 का भी माइनस है। माइनस माइनस किसे हो गए, देखिए समान चिन्ह हो गए, हो गया ना। तो समान चिन्ह जुड़ते हैं और चिन्ह वही आता है। वही मतलब माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, 5 और 7 जुड़ जाएगा तो होता है 12। यानी हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, -12, ऋण 12। क्लियर, ये कंडीशन हो गई। अब अगली कंडीशन क्या आती है, असमान चिन्ह की। अब मान लिया कि यहां पर संख्या ही है 4, है ना, और इसमें हमें जोड़ना है -6, ठीक है। अब देख रहे हैं कि जो 6 है इसका साइन कौन सा है, माइनस वाला है, ऋण वाला है, और 4 का प्लस वाला है। तो जो यही एक प्लस एक माइनस क्या हो गया, असमान चिन्ह हो गए, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे कि जब चिन्ह असमान होते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएं कि चिन्ह हैं, तो क्या करते हैं कि बड़ी संख्या में से, है ना, क्या होगा, ये बड़ी संख्या में से छोटी संख्या यहाँ पर घट जाती है और चिन्ह आ जाएगा बड़ी संख्या का। यानी 6 में से हम 4 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 2, और बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, ऋण का है, हमने यहाँ लगा दिया ऋण, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऋण 2। यानी 4 धन -6 को जोड़ते हैं, है ना, 4 और -6 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -2 आएगा। क्लियर, ठीक है ना। चलिए अब इसी प्रकार से हम चलते हैं, तो हमने लिया यहाँ पर -3। अब -3 में हम जोड़ते हैं 4। अब चूंकि 4 प्लस वाला है इसलिए कोष्टक में रखने की आवश्यकता नहीं है, और -3 बाद में आता जिसको हम कोष्टक में रखते, जैसे कि ऊपर हमने रखा हुआ था। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या धन वाली है ना, ठीक है। अब देख रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए हम मान लीजिए चिन्ह हटा देते हैं तो संख्या बड़ी कौन सी हो गई है, 4 हो गई है। इसका चिन्ह कौन सा हो गया है, धन वाला। अब धन का चिन्ह हम लगाते नहीं है ना, तो क्या करेंगे, 4 में से 3 को हम माइनस करेंगे, उत्तर हमारा आ जाएगा 1, ठीक है। तो 4 कंडीशन हो गई हैं कि जब दोनों संख्याओं के चिन्ह समान हो, है ना, प्लस प्लस देखिए यहाँ होगा माइनस और माइनस, फिर असमान चिन्ह में पहली संख्या प्लस वाली और दूसरी संख्या हो गई माइनस वाली। इसी प्रकार से यहां देख रहे हैं कि पहली संख्या माइनस वाली है और दूसरी संख्या प्लस वाली है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हम पूर्णांकों के जोड़ करते हैं, ठीक है। ये हुआ 2 संख्या। अब इसी के अलावा हम 3 संख्या का कर सकते हैं, 4 का कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब हम आगे सीख लेते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। चलिए अब हम सीखेंगे पूर्णांकों के घटाव, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना। अब घटाव में भी क्या होता है, घटाव का एक और नाम आता है जिसे हम कहते हैं व्यवकलन। क्या बोलते हैं, व्यवकलन। इसका अर्थ भी घटाव होता है, ये शब्द आप ध्यान रखें, है ना। व्यवकलन यानी घटाव यानी सब्ट्रैक्शन, है ना, इसे हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। चलिए अब चिन्हों के नियम जो योग में हैं वही व्यवकलन में भी काम करेंगे, उनका रूल वही रहेगा। अब कंडीशन क्या हो जाती है कि जब हम पूर्णांकों के घटाव करते हैं, कंडीशन वही आती है
जैसे अभी प्लस में थी कि या तो दोनों संख्या होगी प्लस वाली होगी या दोनों होगी माइनस वाली, या एक प्लस एक माइनस। तो चलिए हम देखते हैं कि मान लिया हमने 4 में से हमें घटाना है 5, है ना, ये 5 घटाना है। देखिए अब दोनों संख्या कैसी है, धनात्मक है, लेकिन यहाँ घटाव क्रिया करेंगे तो ये लगाएंगे माइनस का चिन्ह। तो ऐसी कंडीशन में अब क्या देख रहे हैं कि जो 4 हमारा है वो प्लस वाला है, धनात्मक है, और 5 हो गया ऋणात्मक यानी माइनस वाला। तो नियम वही काम करेंगे जो हमने अभी योग में किए थे, योग यानी जोड़ में, है ना, कि असमान चिन्ह यहाँ हो गए हैं, एक प्लस एक माइनस। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं और चिन्ह लगाते हैं बड़ी संख्या का। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा -1। क्लियर। चलिए एक और सवाल देखते हैं कि -6 में से हमें घटाना है -7। इस प्रकार से देखिए, है ना। अब ये चूंकि माइनस आया है, ये घटाव का माइनस है और ये 7 का माइनस है, ठीक है। तो दो चिन्ह आने से हमने क्या किया, यहाँ लगा, इसको ब्रैकेट लगा दिए हैं। अब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे कि देखिए यहां पर ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, ठीक है। दोनों संख्या कैसी है, माइनस वाली है, और हमें क्या करना है, घटाना है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है क्या करेंगे, देखिए -6, अब क्या होगा, इन दोनों चिन्हों का हो जाता है आपस में गुणा। तो माइनस और माइनस गुणा करते हैं तो आता है प्लस, ये हो गया 7, इस प्रकार से, ठीक है ना। फिर हम देख रहे हैं कि यहां पर एक माइनस आ गया है, एक प्लस आ गया है। तो जब एक माइनस एक प्लस यानी असमान चिन्ह हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आप घटा दें। 7 में 6 घटाया तो आएगा 1 और चिन्ह लगा दें बड़ी संख्या का। यहां पर बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस वाला है तो यहाँ प्लस चिन्ह लगा दो या न लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो साधारणतः हम प्लस चिन्ह सिंगल संख्या के सामने नहीं लगाते हैं। तो यहाँ आंसर हमारा आ जाएगा 1, ठीक है ना। अब अगली कंडीशन आती है ना, कि 7 है ना, और 7 में से हमें घटाना है -5। तो ये घटाना है तो इसको हमने लिखा कोष्टक में। अब घटाने की क्रिया है इसलिए घटाव चिन्ह यहाँ लगाएंगे। घटाव चिन्ह मतलब सब्ट्रैक्शन का जो साइन है ना वो लगाएंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप 7 ऋण 5 लिख दो, है ना। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, 7 और जब ब्रैकेट के पहले यानी कोष्टक के पहले माइनस का चिन्ह आता है तो इन दोनों चिन्हों का गुणा होता है और समान चिन्हों गुणा होता है धन। तो माइनस और माइनस गुणा करेंगे तो यह धन हो जाएगा। तो 7 और 5 12, दोनों संख्या धन वाली है इसलिए इसका जो उत्तर है वो भी धन में आएगा, यानी योगफल भी धन में आएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से एक और हम उदाहरण ले लेते हैं कि ऋण 8 में से हमें घटाना है 7। ऋण 8 में से क्या घटाना है, 7। अब घटाना है इसलिए हम घटाव की क्रिया का जो साइन है चिन्ह है वो लगाते हैं इस प्रकार से। अब दोनों संख्या कैसे हो गई, माइनस वाली हो गई, हो गए ना, समान चिन्ह हो गए। तो समान चिन्ह जुड़ते हैं चिन्ह वही आता है। क्या बोला, समान चिन्ह जुड़ते हैं चिन्ह वही आता है, वही यानी यहाँ माइनस है तो माइनस आ गया, 7 और 8 हो गए 15। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, -15, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। इस प्रकार से जो है पूर्णांकों के घटा, है ना, इसको घटा बोलते हैं, घटाव भी कहते हैं, ठीक है, और व्यवकलन भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं सब्ट्रैक्शन, है ना, ठीक है ना। चलिए अब कर लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, पूर्णांकों के गुणा, है ना, मतलब मल्टीप्लिकेशन। गुणा बोलें या इसको गुणन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, गुणन, इस प्रकार से, ठीक है ना, यानी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब देखो गुणा में चिन्हों के नियम थोड़े से हम सीख लें, जैसे हमने योग में किया था, है ना। तो यहाँ पर भी चिन्हों के नियम याद होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि हमें चिन्हों के नियम याद नहीं होंगे तो हम पूर्णांक के प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर भी दो कंडीशन बनती है कि या तो दोनों, हम अभी दो संख्या बात कर रहे हैं, फिर हम 3 की करेंगे। देखिए तो ये हमने पहली कंडीशन क्या होगी कि दोनों संख्याएं धनात्मक हो सकती है,
या दोनों संख्याएं ऋणात्मक हो सकती है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है इसे हम कहेंगे समान चिन्ह। ये चिन्ह कैसे हो गए हैं? ये चिन्ह हो गए हैं समान, ठीक है ना। अब अगली कंडीशन क्या आएगी कि पहली संख्या आ सकती है प्लस वाली और दूसरी संख्या आ सकती है माइनस वाली, है ना, या पहली संख्या माइनस वाली और दूसरी संख्या आ सकती है प्लस वाली, ठीक है ना। तो यदि ये कंडीशन आती है तो इन चिन्हों को हम कहते हैं असमान चिन्ह, है ना। क्या बोलेंगे? असमान चिन्ह। अब इनके नियम ध्यान से सुन लीजिएगा आप कि जब समान चिन्हों का गुणा किया जाता है तो उनका गुणनफल हमेशा क्या होता है? प्लस होगा। ये ध्यान देना है ना। समान चिन्हों का जब हम गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल हमेशा कैसा होगा? प्लस लगेगा, यानी जो गुणनफल आएगा वो हमेशा धनात्मक ही होगा, ठीक है ना। और जब असमान चिन्हों का गुणा करते हैं तो गुणनफल हमेशा माइनस आएगा। अभी हम 2 की बात कर रहे हैं, जब 2 से अधिक होंगे उसके नियम क्या होंगे आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है, समझाया ना। तो नियम क्या बन जाता है? समान चिन्हों का गुणा धन होता है और असमान चिन्हों गुणा ऋण होता है। बस इतना आपको याद रखना है। एक सेंटेंस याद रख लेंगे तो आपको पूरा नियम याद हो जाएगा और आसानी से आप जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स सॉल्व कर पाएंगे, यानी पूर्णांकों के गुणा के सवाल आप कर पाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहली कंडीशन देखते हैं कि दोनों संख्याएं प्लस में हो, ठीक है ना, यानी धनात्मक हो। जैसे 4 है और इसमें हमें गुणा करना है 3 का, दोनों धन वाली संख्या है, दोनों प्लस वाली हैं, तो 4 तिया 12 हो जाता है, ठीक है। अब दोनों माइनस है, मान लिया कि -5 का गुणा करना है -4 में, ठीक है ना। तो यहां पर देख रहे हैं कि दोनों ही संख्या हैं ऋणात्मक है, नेगेटिव है ना, माइनस वाली संख्या है, तो समान चिन्ह गुणा धन होता है। तो यहां पर 5 चौके 20 यानी 5 4 जा 20 आ गया। सामने चिन्ह नहीं है अर्थात धन का चिन्ह है। क्लियर हो गया। चलिए अब ये कंडीशन देख लेते हैं कि एक संख्या हम लेते हैं प्लस वाली और दूसरी संख्या लेते हैं हम माइनस वाली। चलिए हमने लिया है 3 और दूसरी संख्या ले ली हमने -4। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर ये प्लस में है और ये संख्या माइनस में है। चिन्ह कैसे हो गए? असमान, एक प्लस एक माइनस, असमान। क्लियर। तो जब चिन्ह असमान होते हैं तो उनका गुणा क्या होता है? हमेशा माइनस होता है। माइनस लगा दो, अब 3 चौके 12, तो हमारा गुणनफल कितना हो गया? -12। क्लियर। चलिए अब ये कंडीशन लेते हैं कि एक संख्या माइनस वाली हो और दूसरी संख्या प्लस वाली हो। देख लेते हैं। चलिए तो हम लेते हैं यहां पर -5 गुणा 6, ठीक है। पहली संख्या माइनस वाली और दूसरी संख्या प्लस वाली। ये भी चिन्ह कैसे हो गए हैं? असमान चिन्ह हो गए हैं। तो असमान चिन्हों का गुणा हमेशा माइनस होता है। ये हमने लगा दिया माइनस, है ना, 5 छक्का 30, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझा ना। अब हम बात कर लेते हैं 3 संख्याओं की, है ना। ये 2 से अधिक यदि आता है क्या होगा ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखिए धनात्मक अभी देखा हमने, अब थोड़ा समझ लें। हमने क्या देखा कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, ये देख रहे हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक हम गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल कैसा होता है? एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं। तो ये कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये कहलाता है धनात्मक पूर्णांक और एक कहलाएगा ऋणात्मक पूर्णांक, कि एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ये हो गया आपका, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि यदि पूर्णांकों की संख्या 2 से ज्यादा है तो क्या होगा। अभी आप 2 का देख लिया नियम। अब देखिए यदि हमने देखा 3
गुणा 4 गुणा 5, या ऐसे ही और हम ले लेंगे। समान चिन्ह हो गए। तो देखिए जब समान चिन्ह होते हैं, कौन से, प्लस वाले होते हैं, तो प्लस वाली संख्या कितनी बड़ी भी हो उनका गुणनफल हमेशा प्लस में होगा, चाहे 3 पूर्णांक हो, 3 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो 3 चौके 12 और 12 पंजे 60। ठीक है, ये तो आ गया आपका। अब क्या होगा कि यदि पूर्णांकों की संख्या ऋणात्मक हो, किसी हो ऋणात्मक हो, इसी को हम देख लेते हैं -3 इंटू -4 इंटू -5। ठीक है, हम देख रहे हैं कि यहां पर ऋणात्मक पूर्णांक जो हैं वे कैसे हैं, विषम संख्या में हैं। आप जानते हैं कि 1, 3, 5, 7, 9 ये सब क्या कहलाती है, ये कहलाती है विषम संख्या। क्या कहलाएगी ये, विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, और 2, 4, 6, 8 ये सभी क्या है, ये कहलाएगी सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, सम संख्या, यानी इवन नंबर। ओके, और ये ऑड नंबर कहलाएगा। इनको बोलते हैं हम ऑड नंबर और इनको बोलेंगे इवन। ठीक है ना, ऑड इवन। तो जब ऋणात्मक पूर्णांक कैसे हो, विषम हो, कैसे हो, विषम हो। ठीक है, तो इनका गुणनफल हमेशा कैसा होगा, इनका गुणनफल हमेशा होगा ऋणात्मक, यानी माइनस में आएगा। ये ध्यान रखना है। समझ आए कि जब पूर्णांकों की संख्या कैसी हो, विषम हो, तो इनका गुणनफल हमेशा होगा ऋणात्मक। ओके, और यदि धनात्मक पूर्णांक की संख्या कैसी हो, धनात्मक पूर्णांक कैसे हो, सम हो चाहे विषम हो, है ना, ये धनात्मक पूर्णांक सम हो चाहे विषम हो, तो इनका गुणनफल हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, किनका, धन वाले का, ये तो दिक्कत है ही नहीं। अब यदि मान लिया जाए कि ऋणात्मक पूर्णांक यानी पूर्णांकों की संख्या यदि सम है, जैसे समान है ये -3 इंटू -4, ये 2 हो गया ना सम, देखिए 2 सम है, तो इनका जो गुणनफल हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। समझ में आ रहा ना, कि जब पूर्णांकों की संख्या विषम हो तो इनका गुणनफल कैसा होगा, ऋणात्मक होता है, और जब पूर्णांकों की संख्या, है ना, कैसे, ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या सम हो तो इनका गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया, ये आपको ध्यान देना है। चलिए अब कर लेते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। अब हम सीखेंगे पूर्णांकों के भाग। भाग यानी जिसे हम कहते हैं विभाजन, क्या बोलते हैं, विभाजन, है ना, और हम इंग्लिश बोलते हैं डिवीजन। क्या बोलेंगे, डिवीजन, यानी जिसको हम कहते हैं साधारण भाषा में डिवाइड करना। ठीक है ना, तो डिवीजन बोले, डिवाइड बोले, विभाजन बोले, भाग बोले। ठीक है, तो उसका आशय एक ही होता है। अब हम देख लेते हैं कि यहां पर भी चिन्हों के नियम काम करेंगे, यहां पर भी चिन्हों के नियम काम करेंगे, क्योंकि पूर्णांक हम जब सवाल करते हैं तो पूर्णांक मीन्स क्या होगा कि उसमें जो संख्या आती है वे ऋणात्मक भी आती है। ठीक है ना, पूर्णांक में ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो ये तीनों चीजें शामिल हो जाती है, तो इस समूह को हम बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो देखिए यहां पर भी कंडीशन अलग अलग होती है। जिस प्रकार से गुणा में 4 कंडीशन थी, उसी प्रकार से भाग में भी 4 कंडीशन आएगी। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं कि या तो दोनों प्लस हो, ये हम कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। ये 4 भागित 2 हम देख रहे हैं कि सामान्यतः जो संख्या होती है अभी तक हमने भाग किए हैं, अब दोनों धनात्मक हैं तो इनका भाग लगाना हमें आता है कि 4 में हमने 2 का भाग लगाया है तो उत्तर 2 आता है, ये हम कर चुके हैं। लेकिन जब पूर्णांक पढ़ते हैं तो पूर्णांक की जब बात आती है तो वहां पर चिन्हों का विशेष ध्यान रखना होता है। ठीक है, ये पहली कंडीशन। अब मान ली जाए इस प्रकार कंडीशन हो कि पहली संख्या हो धनात्मक, है ना, और दूसरी संख्या हो ऋणात्मक, है ना। ठीक है, इस प्रकार से ये भाग की क्रिया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ध्यान वही देना है जो हमारा
नियम है। कौन सा नियम है? गुणा वाला, ठीक है ना। जो नियम गुणा वाला है कि दो में से एक यदि माइनस हैं, यानी भाज्य और भाजक दोनों में से यदि एक पूर्णांक माइनस वाला है तो उसका आंसर हमेशा माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो 3 दूनी 6, इसका आंसर क्या आ जाएगा? -2। अब इसको इस प्रकार भी लिखते हैं, ये 6/-3, तो इसका मतलब ये हो जाएगा -2। क्लियर हो गया। अब दोनों संख्या यदि माइनस वाली हैं तो क्या करेंगे? मान लीजिए आपको ऐसा आ गया कि -8 इज डिवाइडेड बाय -2, ठीक है ना। अब दोनों संख्या ऋणात्मक है तो ऐसे कंडीशन में इनका जो भागफल आएगा वो आएगा धनात्मक, यानी 2 चौके 8, ठीक है। इसको इस प्रकार से हम समझ लेते हैं कि -8/-2, ठीक है ना। तो अंश और हर में दोनों समान चिन्ह हैं, माइनस वाले हैं, तो ये कैंसिल हो जाते हैं, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 चौके 8। क्लियर हो गया ना। क्या होगा क्लियर? कि जब भाजक और भाज्य दोनों ही धनात्मक हों या दोनों ही ऋणात्मक हों तो उनका भागफल हमेशा धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों धनात्मक थे, भागफल धनात्मक आया। यहाँ पर दोनों ही ऋणात्मक हैं तो इनका भागफल भी धनात्मक आया। तो चाहे धनात्मक हो चाहे वो दोनों ऋणात्मक हो, भागफल हमेशा धनात्मक होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि यदि देखिए यहाँ पर हम देखा कि भाजक जो था यहाँ पर माइनस वाला था और भाज्य प्लस वाला था, तो भागफल आया तो माइनस में आया है। अब इसका उल्टा कर लेते हैं कि यदि इस प्रकार से हो जाए, मान लिया जाए कि यहाँ पर -8 इज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। तो इसका जो भागफल है क्या आ जाएगा? वो -4 आ जाएगा, है ना। ये देखिए -8/2, है ना। तो भाजक और भाज्य, है ना, ये भाजक है और ये भाज्य है, दोनों में से यदि एक माइनस में होगा तो उसका आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा, और दोनों यदि माइनस में हैं तो प्लस आएगा। समझ गया? तो अब यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि जब एक धनात्मक पूर्णांक, एक क्या है यहाँ देख रहे हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, है ना, या एक ऋणात्मक पूर्णांक और दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो और भाग की क्रिया करें, है ना, तो उसका भागफल हमेशा ऋणात्मक होगा, यानी माइनस वाला होगा। क्लियर हो गया? ठीक है ना। अब इसी प्रकार से यदि एक ऋणात्मक पूर्णांक हो और एक धनात्मक पूर्णांक हो, है ना, ये देख रहे हैं आप, ये धनात्मक पूर्णांक है और यह है ऋणात्मक पूर्णांक, ये एक ऋणात्मक पूर्णांक है और एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि ऐसे कंडीशन हो तो हमेशा भाग देने पर भागफल क्या होगा? हमेशा ऋणात्मक ही होगा, ठीक है ना। और दोनों यदि ऋणात्मक हैं तो भागफल धनात्मक। क्लियर हो गया? चलिए अब क्या करते हैं कि यदि किसी संख्या को या किसी पूर्णांक को हम 0 से भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए -5 है, -5 इज डिवाइडेड बाय 0, तो इसका भागफल क्या आएगा? तो भैया इसका भागफल होगा नॉट डिफाइंड, यानी परिभाषित नहीं है, है ना। यदि ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या बोलेंगे कि यह परिभाषित नहीं है, यानी इट इज नॉट डिफाइंड। ओके। हाँ, यदि हम 1 का भाग लगाते हैं, संख्या कोई सी भी हो, है ना, कोई सी संख्या भी हो, पूर्णांक हो, और उसमें यदि हमने 1 का भाग लगाया है ना, मान लो उसको ए हमने नाम दिया है, ये व्यापक रूप से हम बता रहे हैं, तो a भागित 1, तो उसका जो भागफल है हमेशा वही संख्या आएगी जिस संख्या में भाग लगाते हैं। उदाहरण के लिए -8 है और -8 को हमने 1 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पर इसका भागफल भी -8 ही आएगा। और यदि 5 में हमने जो है 1 का भाग लगाया है तो ये 5 आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखें कि यदि किसी संख्या में 1 का भाग लगाया जाता है तो भागफल वही संख्या आती है, ठीक है। चलिए
अब इसके बाद में हम सीख लेते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे पूर्णांकों के गुण के, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स यानी पूर्णांकों के गुण क्या होते हैं, वो हम थोड़ा यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। पहला जो गुण होता है उसका नाम है संवृत गुण। क्या नाम है? संवृत गुण, यानी जैसे इंग्लिश में कहते हैं हम क्लोजर। क्या बोलते हैं इसको? क्लोजर बोलते हैं, है ना। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, कोई सी भी दो पूर्णांक संख्या हमारे पास में है ना। तो किन्हीं भी दो पूर्णांक संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो उसका योगफल भी एक पूर्णांक संख्या होती है। ये कहलाता है संवृत गुण। जैसे मान लिया है कि आपने -2 में, है ना, हम बात करें पूर्णांक की, -2 में 4 जोड़ा, है ना, तो इसका योगफल आ रहा है, वो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ये भी एक पूर्णांक है ना। तो मतलब क्या हुआ कि किन्हीं भी दो पूर्णांकों को जब जोड़ा जाता है तो इनका योगफल भी एक पूर्णांक ही आता है ना। तो हम कहते हैं कि पूर्णांक योग के लिए संवृत हैं। तो यहां पर हमारा जो व्यापक रूप से नियम क्या बन गया कि कोई से दो पूर्णांक हो, जब इनको जोड़ेंगे तो इनका योगफल हमेशा एक पूर्णांक होगा, है ना। इनके अलावा एक पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है। तो हम कहते हैं कि पूर्णांक योग के लिए संवृत है। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा। अब दूसरा जो गुण होता है उस गुण का नाम है क्रम विनिमय गुण। कौन सा गुण है? क्रम विनिमय, है ना। जैसे कि नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। यदि नहीं समझे हैं तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। क्रम विनिमय इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव। अब दो पूर्णांक लेते हैं -3 और हम लेते हैं -5। ठीक है। अब देखें कि क्या योग में क्रम विनिमय का जो रूल है वो फॉलो करता है या एप्लीकेबल है या नहीं है, ये हम जांच करेंगे, है ना। कि पूर्णांक हम कोई से लें, -3 लिया और -5 लिया। अब इनको जोड़ते हैं तो इनका योगफल कितना आएगा? योगफल आएगा -8। ठीक है ना। अब इनका हम क्रम बदलें, है ना। क्या करेंगे? क्रम बदलेंगे, यानी -5 में हम यदि जोड़ें -3, ठीक है, तो इनका आंसर भी कितना आ जाएगा? -8 ही आएगा ना। लेकिन यदि हम क्या करें, 4 में हम जोड़ें -2, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है ना। और यदि -2 में हम 4 जोड़ें तो इनका योगफल कितना आएगा? ये भी 2 आएगा। कहने मतलब क्या हुआ कि यदि किसी भी तरह के पूर्णांक आते हैं और यदि उन पूर्णांकों को हम क्रम बदल दें, देखिए पहले 3 आया था यहाँ पर और बाद में हमने क्या किया, इसका सीक्वेंस यानी क्रम चेंज कर दिया है और यहाँ पर लिख दिया है ना। यहाँ 4 धन ऋण 2 था, इसका हमने क्रम चेंज कर दिया और लिख दिया ऋण 2 धन 4। तो संख्याओं का यदि क्रम बदल देने पर भी इनका जो योगफल सेम आता ना, तो इसका अर्थ ये हुआ कि पूर्णांकों के लिए योग क्या है? क्रम विनिमय है, यानी ये इस पे एप्लीकेबल है, लागू होता है ना। कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में हम जोड़ें तो उसके योगफल के अंदर आता नहीं है, मतलब उनका योगफल जो क्या हुआ? सेम रहेगा। क्लियर हो गया ना। चलिए, अब तीसरा जो रूल होता है वो होता है साहचर्य। तीसरा गुण कौन सा होता है? साहचर्य, जिसे हम सहचारिता भी कहते हैं, है ना, सहचारिता। अब ये रूल दो पूर्णांकों के लिए लागू नहीं होता है। इस रूल की
जांच करने के लिए, इसे चेक करने के लिए हमें कम से कम 3 पूर्णांक चाहिए। कितने पूर्णांक चाहिए? 3 पूर्णांक चाहिए। चाहे वो पूर्णांक आप समझते हो ना कि धनात्मक हो ऋणात्मक हो, जो संख्या होती है वे सभी पूर्णांक में कहलाती है। तो अब इसको हम क्या करें कि 3 पूर्णांक लेते हैं, मान लिया 2, 3 और ये 4 पूर्णांक लिए हैं, ठीक है ना, और इनको हमने जोड़ना है। तो पहले क्या करें, इन दोनों का हम साथ करवा देते हैं। ये कहलाता है साहचर्य, जिसे कहते हैं सहचारिता, और इंग्लिश बोलते हैं एसोसिएटिव, है ना, एसोसिएटिव। ओके, अब देखिए, तो ब्रैकेट पहले हल करेंगे। 2 और 3 हो गया 5, 5 धन 4, 5 में 4 जोड़ते हैं तो ये योगफल आता है 9। अब अगली कंडीशन क्या करें, पूर्णांक वही है और इनका साथ बदल जाता है। अब इसने क्या किया, 3 ने 2 का साथ छोड़ दिया और 4 का साथ पकड़ लिया, यानी दोस्त इसको बना लिया है। अब ऐसी कंडीशन देखिए क्या होता है, 3 और 4 7, 2 और 7 9, यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में जो इनका योगफल आ रहा है वह बराबर आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि पूर्णांकों के लिए योग साहचर्य है, यानी पूर्णांकों में जो है साहचर्य गुण एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो इसको व्यापक रूप से हम कह सकते हैं कि a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी, ये आपका हो गया साहचर्य गुण, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी शून्य की। शून्य की भूमिका क्या होती है ना। देखिए, किसी भी पूर्णांक में जब हम शून्य को जोड़ते हैं, है ना, पूर्णांक कोई सा भी हो, जब उसमें हम शून्य को जोड़ते हैं तो योगफल क्या होगा, वही पूर्णांक आ जाता है। जैसे हम लेते हैं धनात्मक पूर्णांक, 2 में हमने शून्य को जोड़ दिया तो इसका योगफल कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर। अब यदि मान लो पूर्णांक हमने ले लिया -5 ले लिया है ना, और इसमें शून्य जोड़ा है तो इनका योगफल भी कितना आएगा, -5 आएगा, है ना। तो हम देख रहे हैं कि शून्य क्या है पूर्णांकों के लिए, शून्य है तत्समक। क्या कहलाएगा, ये तत्समक कहलाता है। अब किसका तत्समक, हम बात कर रहे हैं योग की बात कर रहे हैं, जोड़ की बात कर रहे हैं। तो जब जोड़ की बात कर रहे हैं तो यहां पर इसे हम कहेंगे योज्य तत्समक। क्या बोलते हैं, योज्य तत्समक, यानी शून्य जो है वह पूर्णांकों के लिए क्या है, योज्य तत्समक है, और इसे इंग्लिश में हम कहते हैं एडिटिव, है ना, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। ये तो क्या हो गया, पूर्णांकों के लिए शून्य योज्य तत्समक है, यानी पूर्णांकों का योज्य तत्समक क्या हो गया, शून्य हो गया। क्लियर। चलिए अब कर लेते हैं अगला कॉन्सेप्ट। चलिए, अब पूर्णांकों के गुण के अंतर्गत अब हम कर लेते हैं गुणन में पूर्णांकों के गुण कौन से होते हैं, है ना। तो देखिए, पहला जो गुण है इसकी हम जांच करेंगे। पहला गुण कौन सा हमारा है, संवृत गुण, है ना। पहला गुण कौन सा है, संवृत गुण है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, यह हो गया संवृत गुण हो गया है। इसमें क्या होता है कि किन्हीं भी 2 पूर्णांकों का गुणा करने पर गुणनफल हमेशा एक पूर्णांक ही होता है। इसको करके देख लेते हैं कि कोई से भी 2 पूर्णांक हैं, 2 और 3 ही मान लिया है, इसका गुणा करेंगे तो पूर्णांक 6 आ रहा है। अब चाहे हम माइनस में लें, -2 का गुणा हमने 3 में किया तो इसका गुणनफल करेंगे तो -6, तो -6 भी क्या है, एक पूर्णांक है ना। तो अब नियम क्या हो गया है, नियम हमारा ये बन गया है कि किन्हीं भी 2 पूर्णांकों का हम आपस में गुणा करें तो उनका गुणनफल हमेशा ही एक पूर्णांक होता है ना। इसका अर्थ ये हुआ कि पूर्णांकों के लिए, है ना, क्या है, गुणा में पूर्णांकों के लिए संवृत गुण है ना, ये संवृत है, यानी ये ट्रू है, भर हो जाएगा।
अब दूसरा जो गुण होता है उस गुण का नाम है क्रम विनिमय गुण। कौन सा है? क्रम विनिमय। विनिमय मतलब होता है अदला बदली करना, यानी आगे पीछे, ठीक है ना, बदल देना। विनिमय ने बदलना, ठीक है। तो हम क्या बदलेंगे? क्रम बदलेंगे कि कोई से भी दो पूर्णांक ले लें, जिसे हमने लिया 4 और 5 ले लिया, तो इनका गुणनफल कितना आ जाएगा? इनका गुणनफल आ जाएगा 20, ठीक है। अब चाहे बड़े माइनस हो, यदि माइनस है, -4 में हमने 5 गुणा किया है तो -20 आ जाएगा। तो -20 भी क्या है? -20 भी एक जो है पूर्णांक है ना। तो कहने मतलब ये हुआ कि किन्हीं भी दो पूर्णांकों का गुणा यदि करते हैं, है ना, तो उनका गुणनफल जो आएगा वह भी एक पूर्णांक होगा। ये हो गया है। अब बात हम कर रहे हैं क्रम चेंज करने की। चलिए, इसको हम कर रहे थे आगे पीछे, इनका हमने क्रम चेंज कर लिया, तो 5 गुणा -4 हो गया, ठीक है। अब 5 में -4 गुणा करेंगे तब भी इसका गुणनफल आता है -20, ऋण 20 आ गया ना। तो यदि हमने पूर्णांकों का क्रम चेंज भी कर लिया, बदल भी लिया, तब भी इनका गुणनफल क्या हो रहा है? सेम आ रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि पूर्णांकों के लिए जो गुणन है वह क्रम विनिमय होता है, यानी इसमें ये जो क्रम विनिमय जो है ये एप्लीकेबल है, ठीक है ना। पूर्णांक कोई से भी हो और किसी भी क्रम में जब गुणा करेंगे तो उनका गुणनफल हमेशा समान ही होगा, सेम होगा, ठीक है। चलिए, अब तीसरे गुण की हम जांच कर लेते हैं कि क्या यह तीसरा गुण इसके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। तीसरे गुण का नाम है साहचर्य। क्या नाम है? साहचर्य। इसे हम सहचारिता या साहचारिता भी कहते हैं, और इंग्लिश में से कहते हैं एसोसिएट, है ना, एसोसिएटिव। क्या बोलेंगे? एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव के लिए क्या होता है कि साहचर्य नियम की जांच करने के लिए हमें 3 पूर्णांकों की आवश्यकता होती है। कितने पूर्णांक? 3 पूर्णांक। गुणा के रूप में हमने लिया 2, 3 और 4 ले लिया। इनका गुणा करते हैं समान रूप से, तो कितना आएगा? 24। लेकिन अब क्या करेंगे? साहचर्य नियम की जांच करने के लिए हम किन्हीं 2 पूर्णांकों का साथ करते हैं। पहली बार हमने 2 और 3 का साथ कर लिया, यानी इनका गुणा एक साथ करते हैं। 2 या 6 गुणा 4, 6 चौक 24, ठीक है ना। अब पूर्णांक वही है, लेकिन उनका जो सहचारिता है वो बदल गई है, यानी साथ बदल गया है। अब 3 का साथ 2 से न होकर के 4 के साथ हो गया है, इस प्रकार से। तो 2 गुणा 3 चौके 12, लेकिन 12 दूनी 24। हम देख रहे हैं कि इनकी जो है संख्याओं की सहचारिता बदलने के बाद भी इसके मान में कोई अंतर नहीं आ रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि पूर्णांकों के लिए गुणन साहचर्य होता है, यानी, है ना, गुणन में साहचर्य नियम एप्लीकेबल है, ठीक है ना। अब हम ज्ञात कर लेते हैं आगे एक की भूमिका, है ना। भाई एक जो होता है ना, उसकी क्या भूमिका है, क्या रोल है ना। अब पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो किसी भी पूर्णांक में हम 1 का गुणा करते हैं। -7 ले लिया, इसमें हमने 1 का गुणा किया, गुणनफल आता है -7, ठीक है ना। और इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, यदि हमने 5 लिया है और 5 में 1 का गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना आएगा? 5 ही आएगा ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 1 जो है ना, 1 क्या है? गुणा के लिए तत्समक है। क्या है? गुणा के लिए क्या हो गया? तत्समक, यानी पूर्णांकों के लिए जो गुणनात्मक तत्समक है वह क्या है? 1। इसे हम कहते हैं गुणनात्मक तत्समक। क्या बोलेंगे? गुणनात्मक गुणात्मक तत्समक या गुणात्मक तत्समक भी कहते हैं, है ना। क्या बोलेंगे? गुणात्मक तत्समक। तो पूर्णांकों के लिए गुणात्मक तत्समक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस पार्ट के अंतर्गत जो कंसेप्ट थे वह कंसेप्ट हमने यहाँ पर सीखे हैं। उम्मीद है
कि आपको ये जो कंसेप्ट है ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि ये अच्छे समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि ये जो पूर्णांक वाला चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको समझ जाने के बाद में आगे आप जो बीजीय व्यंजक के प्रश्न हल करेंगे, बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड याद करेंगे, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इस वीडियो को आप एक बार भले से और रिप्ले कर लें और पुनः देखें, समझें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।